शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4.2। क्वेश्चन नंबर पहला है, आपके सामने एक सारणी दी गई है। ये सारणी वैसी है जिसे 4.1 में की थी। कैसे? आप इसको क्रॉस कर लीजिए तो यह आ जाएगा 3l - 2m = 0, 3l = 2m, l बट्टा m = 2/3, यानी l अनुपात m = 2/3। यही क्वेश्चन ने पूछा है कि l अनुपात m का मान ज्ञात करो। ओके, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। इसमें एक सारणी दी गई और आपसे पूछा इसकी जो द्वितीय पंक्ति है, ये वाली द्वितीय पंक्ति है, इस द्वितीय पंक्ति की उपसारणी ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा नियम है, माइनस ज्ञात करनी है। तो माइनस ज्ञात करने से सबसे पहले 3 का माइनस ज्ञात करते हैं। 3 कौन से कंडीशन में? तो 3 का माइनस होगा a, ये कौन सा है? a21, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। इसका माइनस जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो, बचता है वो माइनस हो जाएगा। क्या बचा? 3 4 8 9। सिंप्लीफाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 9 3 27 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 4 32, 27 में से 32 गया माइनस का 5। इसी प्रकार से 822 और इसको ले लो आप, तो ये क्या आ जाएगा? 2 4 1 9, तो यह आ जाएगा 2 4 1 9। सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस गुणा कर दो, तो यह आ गया 9 दूनी 18 माइनस 4 एकम 4, बच गए 14। इसी प्रकार A23 मींस ये, इसको ले लो, तो इसको छोड़ दो, तो अपने पास सारणी बची 2 3 1 8, तो यह आ गया 2 3 1 8। क्रॉस गुणा करो, इसको ले लो, 8 दूनी 16 माइनस 3 एकम 3, 16 में से 3 गए 13। तो इस तरीके से हम द्वितीय पंक्ति की उपसारणी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ की उपसारणी ज्ञात कर सकते हैं। ऑलराइट, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका ये है 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अपने को इसका मान ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, देखिए ये R1 का, ये पहली पंक्ति क्या बोलेंगे इसको? R1, ये दूसरी पंक्ति R2, ये तीसरी पंक्ति R3। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, R3 में से R2 घटा रहा हूं। देखो R3 में से R2 घटाया है और R3 में जोड़ा, इससे सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सारणी अगर इस तरीके से हम लिखें R3 + k R2, यानी किसी अन्य राशि से गुणा करके, किसी अशून्य राशि से गुणा करके अगर किसी अन्य पंक्ति को इस पंक्ति में जोड़ें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, हम पढ़ चुके हैं। तो R3 में से R2 घटा देते हैं। अब जब R3 में से R2 घटाएंगे तो एक विशेष बात का और ध्यान रखेंगे कि हम R3 में से R2 घटा रहे हैं तो R1 R2 में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल बदलाव किसमें होगा? जो इस तरह 13 16 19 14 17 20। अब बची ये, इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है? R3 में से मैं R2 घटा रहा हूं, 15 में से 14 गया। ये देखिए R3 और ये R2 घटा दो, 15 में से 14 गया, 1 बचा, 18 में से 17 गया, 1 बचा, 21 में से 20 गया, 1 बचा। क्लियर है? अब मैं फिर एक प्रक्रिया लगा रहा हूं, R2 = R2 - R1। ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या गया? इसमें चेंज हो रहा है R2 में, तो R2 को छोड़ दो, बाकी को एज इट इज लिख दो। 13 16 19 1 1 1। अब चेंज किस में हो रहा है? R2 में। R2 में क्या करना है? R1 को घटाना है, तो R2 में से R1 को घटा दो। 14 में से 13 गया, 1 बचा, 17 में से 16 गया, 1 बचा, 20 में से 19 गया, 1 बचा। अब प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी अपनी कहती है यदि किसी सारणी में दो पंक्तियां समान हो, 1 1 1 1 1 1, तो समान होने का मतलब है उसके प्रत्येक अवयव समान हो, तो ऐसी स्थिति में सारणी का मान 0 होता है। कारण चूंकि R2 और R1 दोनों इक्वल, R2 और R3 दोनों इक्वल है, इसलिए इसका सारणिक मान 0 होगा। तो इस तरीके से हम सारणी का मान बिना प्रसार के ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में कहा है यदि सारणी के प्रथम और द्वितीय स्तंभ को अगर आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में क्या परिवर्तन आएगा? तो हम पढ़ चुके हैं किसी भी सारणी में अगर दो स्तंभों को या दो पंक्तियों को आपस में बदला जाता है तो सारणी का मान वही रहता है, उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी संख्यात्मक मान तो वही रहेगा लेकिन नेगेटिव चिन्ह के साथ आएगा। तो
चौथा क्वेश्चन कंप्लीट है। बराबर प्रूव करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। देखिए प्रूव करने से पहले आपको एक बात बताता हूं, जब भी सारणिक को बिना प्रसार के हल किया जाता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी स्तंभ या पंक्ति के दो अवयवों को शून्य कर दे, यानी उसमें एक या शून्य अवयव हो जिससे वो आसानी से सोल्व किया जा सके। अगर वह जीरो वाली सारणिक नहीं हो तो, ठीक है ना। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो अपने को ये जो पूरा कॉलम नजर आ रहा है उसमें तीनों 1 1 है। तो अगर तीनों में से अगर घटा दिया जाए तो 0 0 बचेगा, तो 2 0 आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, आपको सरल करने के लिए किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के एलिमेंट्स को 0 0 करना है, ठीक है ना। आप कम से कम दो अवयवों को 0 कर दें जिससे सारणी इजीली हल की जा सके। कैसे, ध्यान से समझिएगा। मैं इसको कर रहा हूं तो ये देखो मैंने क्या किया, R2 में क्या परिवर्तन कर रहा हूं, R2 में से मैं R1 घटा रहा हूं। तो जब R2 में से R1 घटाऊंगा तो और में किसी में चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे ही 1 y प्लस z, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, 1 xy x प्लस y। चेंज किस में होगा, केवल R2 में। R2 में से R1 घटा रहा हूं तो 1 माइनस 1 0, zx yz, तो zx माइनस yz। इसमें से इसको घटाऊंगा तो z से z कट जाएगा, x माइनस y अपने पास बच जाएगा। तो इस तरीके से मैंने R2 में से R1 को घटा दिया है। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, मैं R3 में से भी R1 को घटा देता हूं। R3 बराबर R3 माइनस R1 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ R3 में चेंज होगा, बाकी एज इट इज लिख लो पहले, y प्लस z 0। यहां से देखो कॉमन आ रहा है कुछ, z x माइनस y x माइनस y, और लास्ट में ये आ जाए। अब देखो R3 में चेंज हो रहा है तो 1 में से 1 गया, 0 बचा, xy माइनस yz। इसमें से इसको घटाऊंगा तो देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस z बच जाएगा। अब पहले थोड़ा सरल कर लेते हैं इसको। तो ये सरल करने का तरीका क्या होगा, ये आ जाएगा 1 yz y प्लस z, और ये देखिए ये आएगा 0z x माइनस y और x माइनस y। हमारे को रिजल्ट में चाहिए x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x। यहाँ x माइनस z है तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये z माइनस x हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस y z माइनस x, और ये आ जाएगा माइनस z माइनस x। अब एक काम कर लेते हैं, हम किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में से एक एलिमेंट कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं। हमने एक पढ़ा है कि अगर किसी अशून्य राशि को किसी पंक्ति से गुणा किया जाता है वो सारणिक में वहां के गुणा के बराबर होती है। तो यहां से आप कॉमन ले सकते हो x माइनस y। देखो x माइनस y इसमें भी 0 में होता ही अपने आप ही कोई भी कॉमन। तो कुल मिला के मैंने x माइनस y कॉमन बचा 1 yz y प्लस z, और ये बचा 0 z और 1। यहां से z माइनस x इस पंक्ति में से कॉमन है तो z माइनस x भी कॉमन लिया, 0 माइनस y और माइनस 1। अब सरल कर लो, जैसा कि मैंने बताया यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में 2 0 आ जाए तो आप इसको सरल कर सकते हो। तो इस पंक्ति के इस स्तंभ के लिए सरल कर लो, इसमें एक के लिए सरल करोगे तो ये अपने पास सरल आ जाएगा। तो सरल करने का तरीका आएगा x माइनस y z माइनस x इंटू 1, और ये आ जाएगा माइनस z माइनस y माइनस प्लस y। सरल करेंगे तो आ जाएगा x माइनस y z माइनस x और y माइनस z, या इसको लिख सकते हो x माइनस y y माइनस z माइनस x। यही हमें सरल करना है। ऑलराइट, यहां ध्यान रखें हम किस सारणिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में से जो चीज कॉमन लेते हैं वो बाहर लिखी जाती है। सारणिक में पंक्ति या स्तंभ में से कॉमन लिया जाता है, पूरी सारणिक में से कॉमन नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स में पूरी सारणिक में से एक एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं, और सारणिक में आपको पंक्ति वाइज या स्तंभ वाइज कॉमन लेना होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसके बराबर अपने को इसका मान याद करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ध्यान से, इस पूरी लाइन में a कॉमन आ रहा है तो पहली पंक्ति में आप कॉमन ले लीजिए a कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 0 b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। दूसरी पंक्ति में देखिए a स्क्वायर b 0 c स्क्वायर b, दोनों b कॉमन आ रहा है, b कॉमन ले लीजिए। यहां से क्या बचेगा a स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा 0, यहां से क्या बचेगा c स्क्वायर। तीसरी पंक्ति में देखिए a स्क्वायर c b स्क्वायर c और 0, तो यानी c कॉमन आ रहा है तो c कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 0। इस तरीके से ये अपने को बचा है। अगला पार्ट देखिए, अपने पास ये a b c तो बच गया है। अब आगे देखिए, इस पूरे में इस स्तंभ में आप कॉमन स्तंभ से भी ले सकते हैं। इस स्तंभ में कॉमन क्या आ रहा है a स्क्वायर,
तो यहाँ ए स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, यहां से बचेगा 0 1 1। इसमें कॉमन क्या है बी स्क्वायर, हमने यहाँ बी स्क्वायर ले लिया कॉमन 1 0 1। इसमें क्या कॉमन है सी स्क्वायर, हमने ले लिया सी स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा 1 1 0। इस तरीके से ये पार्ट अपने पास बचा है। अब नेक्स्ट पार्ट ध्यान से समझिए, ये आ गया a इंटू ए क्यूब, ये बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब, ये सी स्क्वायर इंटू सी क्यूब। अच्छा 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अगली स्टेप क्या करनी है आपको, मैंने पहले भी कहा आपको दो जीरो बनाने हैं। तो ये 1 है तो इसको जीरो बना लेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो C2 में से आप क्या घटा दीजिए C3। जैसे ही आप घटाएंगे तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहां से बचेगा इसमें से ये घटाएंगे तो ये इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी एज इट इज रहेगी, केवल ये आएगी C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1, एक में से जीरो गया एक बचा। सरल कर लो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, किसके लिए सरल करोगे इस पंक्ति के लिए, तो इसमें केवल एक नॉन जीरो है तो इसको सरल कर लो, यहां से बचेगा 1 और ये आ जाएगा 1 1 माइनस 1 1। सरल करोगे a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और यहां से बचेगा 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 और ये आ जाएगा 2, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका साथ, तो आप लोगों को इसको सरल करना है। एक काम करते हैं, R1 में से R2 घटा देते हैं और R3 में से भी R2 घटा देते हैं, तो देखते हैं क्या बचता है। R1 में से R2 घटाओ तो क्या बचेगा 2, देखिए x x कट गया और ये कट गया, यहां से क्या बचा 6, यहां से क्या बचा 12। नीचे करते हैं इसको एज इट इज लिख दो, 2x माइनस 9 3x माइनस 16, इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 4, 27 में से 9 गया, माइनस का 18, 64 में से तो माइनस का 48। तो इस तरीके से हमने घटाकर इसकी वैल्यू निकाल ली, इसके बराबर जीरो चल ही रहा है। अब अपने को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप इसको यह देखिए 6 है और यहाँ कितना है 2 है, इसको कितने से गुणा करूं कि 6 हो जाए 3 से, तो मैं एक काम करता हूं कि C2 में क्या कर लेता हूं, चेंज कर लेता हूं, क्या कर देता हूं 3 से गुणा करके C1 घटा देता हूं। 3 से गुणा करते ये 6 हो जाएगा और ये 6 में से 6 गया 0 बच जाएगा। मेरे को ये 2 0 करना है, मेरा टारगेट ये 0 करना। दूसरा इस 12 को मेरे को 0 करना है, तो 12 को 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको गुणा करूंगा 6 से, जैसे इसको 6 से गुणा करूंगा 12 में से 12 गया 0, तो यहां दूसरा काम कर दूंगा C3 कॉलम नंबर 3 को मैं क्या चेंज करना है, कॉलम नंबर 1 घटाना है, और कितने से गुणा करके 6 से गुणा करके। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचता है, ये एज इट इज कोई चेंज नहीं है, 1 में देखो कोई चेंज नहीं है, 2 3 में चेंज है -4। अब इसमें क्या चेंज है, ये तो हो जाएगा 0। इसको मैं गुणा कर रहा हूं किससे 3 से, तो 3x 2x में से 3x गया तो बचा है -x, और ये है 3 चौक 12, -9 में से 12 गया तो बचा प्लस का 3। इसी प्रकार से इसको मैं गुणा करता हूं 3 से, तो 4 3 12 -18 में से -12 गया तो बचा माइनस का 6। ऐसे इधर आ जाओ तो ये आ जाएगा 0, इसको कितने से गुणा कर रहे हैं 6 से, तो 6x 3x में 6x गया तो माइनस का 3x। अब यहाँ बचा माइनस का 16 और इसको गुणा करें 24 6 चौक 24, -16 में से 24 गया तो बचा प्लस का 8 48, और इसको गुणा कर रहे हैं 6 से, 6 चौक 24, 48 में 24 गया तो माइनस का 24 बराबर 0। जैसा कि हम जानते हैं अगर 2 0 आ जाए तो एक के लिए हल कर लो, तो इस पंक्ति के लिए हल कर लेते हैं, तो ये बच गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -24 इंटू -x प्लस 3 -6 इंटू -3x प्लस 8। कैलकुलेट करेंगे 2 24x -24 यहाँ 72 माइनस माइनस प्लस और माइनस 18x प्लस 45 बराबर 0। तो आ जाएगा 2 24x में से 18x गया 6x माइनस 72 में से 48 गया तो बच गया, कितना बच गया 24, ये आ गया 24 बराबर 0। इस 2 को उधर भेज दो तो 6x माइनस 24 बराबर 0, 6x बराबर 24 और x बराबर 24/6,
यानी 4। इस तरीके से आप इसका इजीली मान ज्ञात कर सकते हो। तो आपने बच्चों सारणिक पढ़ी तो देखा होगा कि सारणिक में प्रत्येक के लिए ऐसा ही करते हैं हम, यानी प्रत्येक कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम जब बिना प्रसार के करना चाहते हैं तो किसी दो पदों को शून्य ले आओ, चाहे वो पंक्ति में हो चाहे वो स्तंभ में हो। इस तरीके से हम सारणी के मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें इसके 3 पार्ट प्रूव करने, उसमें से 2 पार्ट ये है। जैसे देखिए इसके बराबर ये प्रूव करना है तो आपको सिंपली इसको ले लेते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखिए अपने को एक्स वाई जेड ऊपर ही ऊपर चाहिए, तो हम एक काम कर देते हैं, इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। और हमने पढ़ा है सारणी पे, जब सारणी की किसी 2 पंक्तियों को बदलते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलेगा तो चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस, और इसको इसकी जगह ले जाओ तो आ जाएगा एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। बदल गया चिन्ह। अब एक्स वाई जेड अपनी लोकेशन पे पहुंच गया। सेकंड पार्ट में क्या आना चाहिए पी क्यू आर, जब ये आ रहा है एबीसी तो पी क्यू आर को ले आते हैं ऊपर। फिर हम बात करते हैं यदि हम किसी भी 2 पंक्तियों को एक्सचेंज करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस है तो ये वापस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। इसको लिखेंगे हम, चेंज किसको किया हमने, R1 को R2 में चेंज किया तो R1 चेंज इनटू R2। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे R2 चेंज विद R3। तो इस तरीके से इनको आप लिख सकते हो कि आपने चेंज क्या क्या किया है। तो ये आपका राइट हैंड साइड पार्ट तैयार है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद तैयार करें। तो देखिए इसमें अगर ध्यान से देखिए, अगर इसमें से इसको घटाएं तो कोई अपने को सी से सी कट जाए, विशेष फायदा नहीं हो रहा है। तो कई बार क्या करना होता है, अपने को ऐसी सिचुएशन बनानी होती है कि एबीसी अगर इस क्रम में हो तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एक ही पंक्ति में ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ मिल जाता है अपने को। तो ऐसी व्यवस्था करने के लिए हम क्या कर देते हैं, R1 में चेंज कर लेते हैं, और R1 में क्या करते हैं, हम R1 में R2 और R3 दोनों जोड़ देते हैं। कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब R1 में R2 R3, ये R1 रहा, ये R2 और ये R3 दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, B देखो A 2 बार आ जाएगा तो 2A, B 2 बार आ जाएगा 2B, C 2 बार आ जाएगा 2C। ठीक है, इसी प्रकार अगर इन 2 को मैं एक साथ लिख लूं तो 2A प्लस B प्लस C आ जाएगा। इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे, देखिए पहली ये सारे इसमें जुड़ेंगे R1 R2 R3, तो इसमें क्या आ जाएगा 2A प्लस B प्लस C, और तीसरे पार्ट में A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। काम हो गया। बाकी को हमें नहीं छेड़ना है, एज इट इज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C प्लस A B C। अब यहां देखिए A प्लस B प्लस C तीनों में आ रहा है, कॉमन ले लो तो आएगा A प्लस B प्लस C। तो यहां से क्या बचेगा 2 2 1 C प्लस A B प्लस C B A प्लस B C प्लस A C। फिर मैंने क्या कहा था कि आपको हो सके वहां तक 2 एलिमेंट किसी भी पंक्ति या स्तंभ के 0 करने। अब ये पंक्ति दिख रही है आपको, इसमें आपको नहीं नजर आ रहा है कि 2 0 हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। अब आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको 2 से गुणा करके अगर इसमें से घटाऊं तो 0 बच जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, C1 ये क्या है कॉलम, C1 में से घटा क्या रहा हूं C3, और कितने से गुणा करके 2 से गुणा करके, तो माइनस 2C3। आप किससे गुणा करके भी घटा सकते हो, ये बाहर A प्लस B प्लस C आ जाएगा, और ये आपकी सारणी का जाएगी। सारणी क्या आएगी, ये बचेगा 0, देखो 2 और ये 2 में से 2 गया 0। फिर C प्लस A, और इसको 2 से गुणा करके घटा रहा हूं तो आ जाएगा C प्लस A माइनस 2B। इसको 2 से गुणा करके घटा रहा हूं तो A प्लस B माइनस 2C, A प्लस B माइनस 2C। पार्ट क्या कर रहा हूं मैं, C2 में से 2C3 घटा रहा हूं तो यह आ जाएगा 0। ये B प्लस C में से 2B गया तो यह आएगा C माइनस B, और ये C प्लस A में 2C गया तो A माइनस C, तो यह आ जाएगा 1BC। इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा A प्लस B प्लस C। अब देखिए 2 0 आपको मिल गए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, तो इसको इसके लिए सरल कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 1, और ये आपकी सारणी का मैट्रिक्स आ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो A माइनस C, C प्लस A माइनस 2B माइनस
c माइनस बी a प्लस बी माइनस 2c। सरल करें इसको आप सरल करोगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 2bc, माइनस सी इसको करें तो माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस 2c स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। कुल मिला के ये कंडीशन बनेगी a प्लस बी प्लस सी, और ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर में से एक c स्क्वायर गया प्लस c स्क्वायर, और फिर आ गया माइनस 2ab में से एक ab चला गया, कहीं ना कहीं है ये रहा, तो ab बच गया, ऐसे ही bc बच गया, ऐसे ही ac बच गया। और जैसा कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का मान होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, जो आपका राइट हैंड साइड पार्ट है। ओके, देखिए आपके पास ये कितना है 4, ये कितना है 1। अगर इस 4 से गुणा कर दिया जाए तो घटाने पर 0 आ जाएगा, तो C2 को हम लिख सकते हैं C2 माइनस 4C1। देखिए क्या होगा, इसी प्रकार ये कितना है 9, तो ये C3 आ गया। C3 में क्या चेंज करना है, C3 माइनस 9C1, तो C2 पहले हम C2 को फोकस करते हैं, C1 को ऐसी चीज लिखते हैं 149, C2 माइनस 4C1, 4C1 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 में से 4 गया 0, 4 से मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 9 में से 16 गया माइनस का 7। इसी प्रकार से हम इसको 4 से 9 चौक 36, 16 में से 36 गया माइनस का 20। इसी प्रकार से इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 में से 9 गया 0, 9 चौक 36, 16 में से 36 गया माइनस का 20, 9 ने 81, 25 में से 81 घटाते हैं, 25 माइनस 81, 5 में से 1, 25 में से 81, 11 में से 5 गया 6 बचा, और ये बच गया 56 माइनस का 56, तो 25 में से 81 गया, अपना बचा माइनस का 56। अब अपने पास 2 0 है, एक के लिए सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1 गुणा इसको इससे, तो ये आ जाएगा 7 को 56 से माइनस 7 इंटू माइनस 56 माइनस 20 इंटू माइनस 20, तो ये आ जाएगा 7 6 के 42, असल की 4, 7 5 35, 35 और 4 39 माइनस 400, और 400 ये गया तो माइनस का 8, जो आपका आंसर होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 11 का मान ज्ञात करना, इससे पहले हम जान लेते हैं ओमेगा क्या है। ओमेगा होता है इकाई का घनमूल। ओमेगा की विशेष बात होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, और ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 1 और ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। 11वीं क्लास में आप पढ़ भी चुके हो इसको। शुरू करते हैं। ये ओमेगा क्यूब का मान क्या है 1, पहले ये कर लेते हैं, तो 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा क्यूब है, ये भी 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब एक काम कर लेते हैं, 2 को 0 कर लें, तो ये करते हैं R1 में से R2 घटा दो। जैसे हम R2 घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब हम इस पंक्ति के लिए सोल्व कर लेते हैं। ये 2 0 है तो केवल ये बचेगा, तो ये बचेगा, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और श्रेणी का जाएगी ये ओमेगा माइनस ये ओमेगा स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो ओमेगा स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा ओमेगा की क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3। ओमेगा की पावर 3 का मान होता है 1। ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यह आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 आ गया 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहां से देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या आएगा -1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। ये रख दो तो 2 माइनस -1, और ये आ जाएगा 3, जो आपका फाइनल आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन में नजर आ रहा है, इसमें a स्क्वायर a तीनों में कॉमन आ रहा है, ले लें, a बाहर ले लिया, यहां से क्या बचा a प्लस b, यहां से क्या बचा b,
बी 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 कॉमन ले लेते हैं, बी इसमें से कॉमन लेंगे बी प्लस सी, इसमें से सी 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 कॉमन आएगा, सी तो आ जाएगा ए प्लस सी ए सी। अब एक काम करते हैं, R1 में तीनों जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ए बी सी, और यह आ जाएगा देखो ये तीनों जोड़ रहे हैं तो ए 2a बी बी 2b, तो 2a प्लस बी 2b प्लस सी और 2c प्लस ए। कुल मिला के रिजल्ट यह बचेगा a प्लस बी 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 प्लस सी ए सी। 2 तीनों में कॉमन है, बाहर ले लीजिए तो यह आएगा 2abc, और यहां से बचेगा a प्लस बी 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 प्लस सी बी प्लस सी प्लस ए सी। अब एक काम करते हैं, R1 में से घटा लेते हैं R2, R1 में से R2 तो यह आ जाएगा 2abc, और यहां से बचेगा 0 c और यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। 2c है, एक को 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं तो C2 बराबर C2 माइनस C3, तो आ जाएगा 2abc, और यह आ जाएगा 0 a प्लस बी में से c गया 0, b में से गया माइनस b माइनस a, b प्लस c में से b, और यह आ गया CAC। और मैंने कहा है जब दो सेम आ जाए तो सोल्व कर लो, इसके लिए इसको सोल्व करें तो आ जाएगा 2abc, इसको c के लिए हल करते हैं, c के लिए हल करेंगे तो ये इससे गुणा होगा तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू बी माइनस बी इंटू बी माइनस ए। सरल करेंगे तो आ जाएगा 2abc स्क्वायर, और आएगा ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ab, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ab 2ab 2 to 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो आपका राइट हैंड साइड पार्ट है जो आपको सॉल्व करना था। राइट, आपको सिद्ध करना डेल स्क्वायर बराबर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या चीजें हैं? ये है इनके संगत सहखंडज, तो इनका मान हम ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या डेल स्क्वायर का मान यही होता है, चेक करते हैं। इसको मैं मान लेता हूं डेल 1। अब हम एक काम करेंगे कि डेल 1 को हम डेल से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। डेल 1 को डेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल को डेल 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। आपको मैं बता देता हूं क्योंकि सारणिक में किसी सारणी का ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सारणिक में रो से कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप रो से रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, समान मान आता है। तो हम रो से रो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा a1 प्लस b1 प्लस c1 c1। इसको दूसरे से करेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2। इसको तीसरे से करेंगे a1 a3 b1 b3 c1 c3। इसी प्रकार इसके दूसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई करेंगे इससे a2 a1 b2 b1 c2 c1 a2 a2 b2 b2 c2 c2 a2 a3 b2 b3 c2 c3 और लास्ट a3 a1 b3 b1 c3 c1 a3 a2 b3 b2 c3 c2 a3 a3 b3 b3 c3 c3। जानते हैं यदि किसी भी सारणी के अवयवों को अगर उसके संगत सहखंडों से गुणा करें तो सारणी का मान आता है, सारणी का मान मान लीजिए डेल है, लेकिन अगर उस उन्हीं अवयवों को हम दूसरे सहखंडों से गुणा करें तो उसका मान शून्य आता है। प्रॉपर्टी पढ़ चुकी है, इसका मान क्या आएगा, जीरो। ये भी किसी अन्य से जुड़ रहा है, 0 0।
अब ये देखिए A2 A2 B2 B2 C2 C2, तो ये डेल आ जाएगा, ये 0 0 0 और ये डेल आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है किसी भी पंक्ति के अवयव अन्य सैकंडों से गुणा होने पर 0 आता है और सेम सैकंडों पे गुणा होने पर उसका सारणिक मान आता है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा डेल क्यूब। तो ये डेल क्यूब किसके बराबर है? ये डेल इंटू डेल 1 के बराबर है। एक डेल से एक डेल कैंसिल कर दो तो डेल 1 का मान क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था। ऑलराइट, तो ये है अपना सारणी के प्रॉपर्टी। आपने सारणी के 4.2 कंप्लीट किया है। इस प्रकार अपना सारणी का 4.1 4.2 दो ही चैप्टर थे। सारणी के बारे में अगर और भी कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे आगे आने वाले और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।